तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एंड Facebook पेज फ्रेश फंडा में। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे, सीखेंगे वेल्ड जॉइंट कैटेगरी के बारे में। वेल्ड जॉइंट कैटेगरी एज पर एसएमई सेक्शन 8 डिवीजन 1 UW3 प्रेशर वेसल को बनाने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए या फैब्रिकेट करने के लिए आपको वेल जॉइंट कैटेगरी के बारे में जानना होगा, जो कि आपको वेल्डिंग करने के लिए बहुत ही सहायक होता है। अगर आपको वेल जॉइंट कैटेगरी के बारे में मालूम है तो आप आसानी से वेल्ड स्ट्रेंथ को देख सकते हैं, जान सकते हैं कि किस में आर्टी करना है, किस में नहीं करना है, किस जॉइंट की क्या इफिशियंसी है, ये आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इसीलिए बेल्ट जॉइंट कैटेगरी का मालूम होना आपको बहुत ही आवश्यक है। अगर ये आपको मालूम है तो बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, वेल्ड जॉइंट जो होता है वो, मान लीजिए कोई एक प्रेशर वेसल है, ये कोई वेसल है, एक कोई वेसल है, इसमें बहुत सारा जॉइंट्स आता है। ये जॉइंट्स आता है, मान ली कोई नोजल लगा हुआ है, नोजल लगा हुआ है। तो ये जो प्रेशर वेसल्स है, इसमें आपको जॉइंट की कैटेगरी के बारे में जानना जरूरी है। अब देखिए, इसमें कितने तरीके का जॉइंट हमको दिख रहा है। एक तरीके का जॉइंट ये है, जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट बोलते हैं। एक इस तरीके का जॉइंट है, जिसको हम सर्कमफेरेंशियल जॉइंट बोलते हैं। एक जॉइंट यहाँ पर है, ये एक अलग तरीके का जॉइंट है। एक जॉइंट यहाँ पर है, ये एक अलग तरीके का जॉइंट है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर भी एक जॉइंट है। मान लीजिए यहाँ पर भी एक जॉइंट है। तो ये एक अलग तरीके का। तो आप देखिए कितने तरीके का जॉइंट देखें। एक नंबर, दो नंबर, ये हो गया तीन नंबर, और ये हो गया चार नंबर। तो आपने देखा कि एक वेसल को बनाने के लिए आपको चार तरीके का जॉइंट आप लगाते हैं। चार तरीके का जॉइंट। तो इसी चार तरीके के जॉइंट में को कैटेगराइज किया गया है। एएसएमई ने क्या किया, इस चार तरीके के जॉइंट को अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया। लेकिन अलग अलग कैटेगरी में बांटने के लिए उसका कुछ बेसिस होना चाहिए, बेसिस होना चाहिए। किस बेसिस पर उसने जॉइंट को कैटेगराइज किया। तो वेल्ड जॉइंट क्लासिफिकेशन के लिए वेल्ड जॉइंट क्लासिफिकेशन
is depends upon strength, joint strength। अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो देखेंगे कि इस टाइप के जितने भी जॉइंट्स है इसका स्ट्रेंथ, और जिस टाइप के जितने भी जॉइंट है इसका स्ट्रेंथ, इस टाइप के जितने भी, इस सभी के स्ट्रेंथ में फर्क है। ये लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट है, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट है। ये आपको सर्कमफेरेंशियल जॉइंट है। ये सेल टू डिस्क सर्कमफेरेंशियल है, यहाँ ट्रांजिशन है। तो ये सारे जॉइंट अलग है, इसका स्ट्रेंथ क्या बोले अलग अलग होता है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या हुआ, जॉइंट के स्ट्रेंथ को मेजर किया गया कि कौन ज़्यादा मजबूत है, किस पर ज़्यादा स्ट्रेस लगता है, उसको पहले श्रेणी में रखा गया, जिसमें कम लगता है उसको दूसरे श्रेणी में। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि वेल इसको कितने कैटेगरी में बांटा गया। तो ये 4 तरीके का जॉइंट है, तो इसलिए इस वेल जॉइंट को 4 कैटेगरी में बांटा गया। तो कैटेगरी ऑफ वेल जॉइंट। इस कैटेगरी ऑफ वेल जॉइंट को कैसे बांटा गया, इसको 4 तरीके में बांटा गया। हम आपको बाद में बताएंगे, अभी मैं सिर्फ कैटेगरी बता के चलता हूँ ताकि हमारा पर्पस क्या है वो सॉल्व हो, क्योंकि आज हम बेल्ट जॉइंट के कैटेगरी के बारे में जानना चाह रहे हैं, इसलिए हम पर्पस पहले सॉल्व करना चाहते हैं कि हमारा क्या आज का टॉप पर्पस है जानने का पर्पस। तो कैटेगरी को जॉइंट्स को 4 तरीके का जॉइंट्स है, 4 तरीके के जॉइंट्स को स्ट्रेंथ के हिसाब से कैटेगराइज किया गया और उस कैटेगराइज करके उसका नाम दिया गया कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी एंड कैटेगरी डी। 1, 2, 3, 4 हमने नंबर बताया था कि 4 तरीके का है, तो इस 4 तरीके के जॉइंट को इसने कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी और कैटेगरी डी में रखा। ये किसके अनुसार, एएसएमई सेक्शन 8 डिवीजन 1 और UW3 के अनुसार इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। बेल्ट जॉइंट को 4 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया, कैटेगरी ए, बी, सी एंड डी। अब हम थोड़ी जान ले कि लॉन्गिट्यूडनल सर्कमफेरेंशियल जॉइंट क्या होता है, अब उसमें कितना स्ट्रेंथ लगता है, किस में ज़्यादा स्ट्रेंथ है किस में कम है, उसको हम जानेंगे। तब हमको समझ में आएगा कि चलो भाई कि कैटेगरी ए में स्ट्रेंथ के हिसाब से किस जॉइंट को रखा, कैटेगरी बी में स्ट्रेंथ के हिसाब से किस जॉइंट को रखा, कैटेगरी सी में स्ट्रेंथ के हिसाब से किस जॉइंट को रखा। तो चलिए इतना तक क्लियर हो गया होगा। अब हम आपको बताते हैं कि हमको बताते हैं कि देखिए कि लॉन्गिट्यूडनल सर्कमफेरेंशियल क्या है, उसमें कैसे फोर्स लगता है, क्या होता है, कैसे उसको कैटेगराइज किया बेसिस पर। मैंने कहा था कि स्ट्रेंथ के बेसिस पर उसको कैटेगराइज किया। ये मान लीजिए एक वेसल है, इसका डिसेंड ये है, दोनों साइड में डिसेंड है। अब जब कोई भी इस पर प्रेशर लगता है
जब हम इसके इनसाइड प्रेशर बिल्टअप करते हैं तो दो काम होगा। एक तो प्रेशर इधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, दूसरा इस डायरेक्शन में लगेगा। ये अगर हम ओरिजिन मान लें यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में, तो क्या होगा, जब इस इनसाइड फोर्स रहेगा तो एक इस डायरेक्शन में लगेगा, दूसरा इस एक्सिस और इस ये एक्सिस के एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा। इधर भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा। ये सारे फोर्स लगेंगे और एक इसके अलोंग लगेगा, एक एक्सिस के, ये एक्सिस के अलोंग ही लग रहा है। तो इसमें दो चीजें होती है कि एक अलोंग द एक्सिस फोर्स, a force applied along एक फोर्स along the axis लग रहा है, along the axis। ये फोर्स क्या है, along the axis, और दूसरा फोर्स क्या लग रहा है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर लग रहा है। तो अगर हम इसको दो पार्ट में बांट दें, तो यहां से अगर हम इसको काटें, यहां से अगर हम काट दें इसको, इसको मैं क्या करता हूं, यहां से काटता हूं, वेसल को यहां से काट दी। यहां से काटेंगे तो एक फोर्स के जगह ऐसे खींचेगा और इधर में ऐसे लगेगा। दूसरा अगर हम इसी को यहां से काट दें ऐसा, तो क्या, एक फोर्स ऐसा लगेगा, एक फोर्स ऐसा लगेगा। तो दोनों तरफ से बीच बीच से इसको काट कर निकालते हैं। तो देखिए अब क्या हुआ कि में दो तरह का, एक तो अलोंग द एक्सिस, जो अलोंग द एक्सिस को लगता है फोर्स, तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, और इसको परपेंडिकुलर जो लगता है उसको सरकमफेरेंशियल। तो इस पर जो ये फोर्स लग रहा है, तो इस जॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सरकमफेरेंशियल जॉइंट, सरकमफेरेंशियल जॉइंट। और इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, इसको इसको बोलते हैं लॉन्गी लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इस पर लग रहा है क्योंकि ये परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रहे हैं, अलोंग द एक्सिस जो लग रहा है वो सरकमफेरेंशियल पे लग रहा है, सॉरी।
अलोंग द एक्सिस जो लग रहा है वो सरकमफेरेंशियल पे लग रहा है, ये सी एस ज्वाइंट पे लग रहा है। और जो परपेंडिकुलर टू जो लग रहा है वो लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट पे लग रहा है। तो शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि सरकमफेरेंशियल फोर्स क्या है और लॉन्गिट्यूडनल फोर्स क्या है। अब हम इसमें बताते हैं आपको कि ये जो वेसल है, ये वेसल में ये वेसल, तो इस वेसल में ये LS1 है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल सीम, ये LS2 है लॉन्गिट्यूडनल सीम, ये LS3 और ये क्या है CS1 CS2 एंड CS3, सरकमफेरेंशियल ज्वाइंट, ये CS4 है, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये LS हो गया, S1 2 3, यहाँ पर LS4 कहेंगे, LS5 कहेंगे, LS6 कहेंगे, यहाँ पर भी LS7 LS8, ये हो गया आपको। और ये हो गया सरकमफेरेंस CS5 के। आपको समझ में आया कि ये सरकमफेरेंशियल ज्वाइंट है, ये लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट। जो स्ट्रेस होता है वो चूंकि सिग्मा फोर्स पर एरिया होता है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स का डायरेक्शन और उस पे जो जिस एरिया यूनिट एरिया पे लगता है उसके चलते स्ट्रेस डेवलप होता है। तो इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो होता है वो बड़ा होता है। क्यों? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस is 2 times of circumferential stress, circumferential stress से 2 गुना होता है। तो सिग्मा L इजकल टू 2 टाइम्स सिग्मा C, ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और ये हो गया सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस। ये दोनों में ये एक रिलेशन है। तो यहाँ क्या देखें कि लॉन्गिट्यूडनल बाय circumferential is greater than 1 means sigma L is greater than sigma C, मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस से ज्यादा होता है। तो हमने आपको बताया, याद होगा कि हमने बताया आपको कि जिस जॉइंट पे ज्यादा लगेगा स्ट्रेस फोर्स वो जल्दी ब्रेस्ट होगा। तो उसके लिए हमको उसका उस जॉइंट का जो क्वालिटी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए,
अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए उस ज्वाइंट का क्वालिटी हमको अच्छा होना चाहिए। इसीलिए अब ध्यान दीजिएगा कि अब हम इसको कैसे कैटेगराइज करेंगे कि हमारा, हम तो देख लिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हमारा ज्यादा है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ज्यादा है तो हम, क्योंकि देखिए ये फोर्स हमारा ज्यादा लग रहा है, किस पे लग रहा है, ये लॉन्ग सीम पर लग रहा है, इस लॉन्ग सीम पर हमारा ज्यादा फोर्स लग रहा है, इस लॉन्ग सीम पर हमारा फोर्स ज्यादा लग रहा है। लॉन्ग सीम पे हमारा फोर्स ज्यादा है, इस लॉन्ग सीम पर ज्यादा फोर्स लग रहा है, तो हमको क्या करना चाहिए, इसका क्वालिटी, इसका क्वालिटी क्वालिटी शुड बी गुड, इसका क्वालिटी अच्छा रखना पड़ेगा। अगर इसका क्वालिटी बढ़िया नहीं रहेगा तो हमारा प्रेशर वेसल फेल हो जाएगा। इसीलिए हम क्या किए कि जिसका स्ट्रेंथ ज्यादा है उसको अच्छे क्वालिटी में रखा, तो इसलिए उसको कैटेगरी ए में रखा, कैटेगरी ए में रखा। तो ऑल लॉन्गिट्यूडनल, अब हम कैटेगराइज करने जा रहे हैं, अब हम कैटेगराइज करके आपको बताते हैं, कैटेगराइज करके बता रहे हैं आपको कि कैटेगरी ए, कैटेगरी ए बेल्ट जॉइंट। अब बेल्ट जॉइंट ए कैटेगरी में किसको रखा है, नट सेल में हमने बताया जिसका ज़्यादा स्ट्रेंथ रहेगा, जिस पे ज़्यादा स्ट्रेस लगेगा उसको हमको गुड क्वालिटी का बनाना है, तो ज़्यादा अच्छा उसको बनाना पड़ेगा। इसलिए ऑल लॉन्गी all longitudinal wells, joints in cell and nodules। देखिए आपको अभी भी बताया ऑल लॉन्गिट्यूडनल पर ज्यादा स्ट्रेस लगता है, इसलिए इसको कैटेगरी ए में रखा। कैटेगरी ए में क्या रखा, ऑल लॉन्गिट्यूडनल वेल्स जॉइंट इन सेल एंड नोजल्स, कि जितना भी सेल एंड नोजल्स है उसका, सेल एंड नोजल्स का लॉन्गिट्यूडनल्स को कैटेगरी ए में रखा गया। दूसरा सेम रहेगा, ऑल बेल जॉइंट्स, all bells joints in heads, hemispherical head to cell, hemispherical heads to cell bed joint। ये इसमें दो दो स्टेटमेंट है, ऑल बेल जॉइंट्स इन हेड, इसमें दो स्टेटमेंट क्या है, ऑल, एक स्टेटमेंट है ऑल बेल जॉइंट्स इन हेड, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है हेमी स्फेरिकल, हेमी स्फेरिकल हेड टू सेल, मतलब कि हेड में कोई एक वेसल है, कोई एक वेसल है, मान लीजिए ये इसका
हेड है, ये हेड है, ये हेड है। अब इसमें हम ज्वाइंट बना देते हैं। ठीक है, ये हमने ज्वाइंट बना दिया। अब जो ये ज्वाइंट हम बनाए, तो इसमें क्या है कि ये भी ज्वाइंट बना दो भाई। देखिए ऑल लॉन्गिट्यूडनल, ये जितना भी काला है ये लॉन्गिट्यूडनल, ये यहाँ से यहाँ क्या है, सेल है, यहाँ से यहाँ क्या है, सेल। पहला स्टेटमेंट, ऑल लॉन्गिट्यूडनल बेल ज्वाइंट इन सेल, तो एक, दो, तीन, यानी कि ये तीन जॉइंट्स क्या कैटेगरी ए में आएगा। किस में आएगा, ए और ये किस कैटेगरी में आएगा, ए कैटेगरी में आएगा। समझ में आ रहा है। एंड नोजल्स, मान लीजिए कि कोई एक नोजल्स भी है, यहाँ पर एक नोजल लग गया, यहाँ पर भी एक नोजल लगा दिया, और यहाँ पर भी एक नोजल लगा दिया। अभी नोजल लगा, इसमें भी कुछ, एक नोजल में भी एलसी में, इसमें भी एलसी में। आप देखिए, तो सेल हो गया, ये हो गया क्या, नोजल हो गया। तो सेल एंड नोजल्स, इसका जो भी एलसीम है, ये एक एलसीम है, ये एलसीम है, ये भी किस में आएगा, कैटेगरी ए में। इसमें एक एलसीम इधर आ रहा है, ये भी कैटेगरी ए में है। तो पहला स्टेटमेंट आप समझ गए कि ऑल लॉन्गिट्यूडनल बेल जॉइंट्स इन सेल एंड नोजल जो भी है वो कैटेगरी ए में है। दूसरा स्टेटमेंट, ऑल बेल्स जॉइंट्स इन हेड्स। अब देखिए इस हेड में एक ये सी एस है और ये एल एस, एक, दो, तीन, ये हेड में, ये सारे, ये सारे के सारे किस में आएंगे, एक, दो और तीन, ये सारे के सारे कैटेगरी ए में आएंगे। क्यों, ऑल वेल्स जॉइंट्स इन हेड, ये चूंकि हेड है, ठीक है, ऑल बेल जॉइंट्स इन हेड, इट विल कम इन कैटेगरी ए। सो ये भी और ये भी, ये दोनों जॉइंट्स किस में आएंगे, कैटेगरी ए में आएंगे, ये कैटेगरी ए में आएंगे। अब लिख रहा है कि हेमी स्फेरिकल हेड टू सेल, अगर ये हेड जो है आपका, ये हेड और ये हेड, कोई भी हेड हेमी स्फेरिकल है, स्टेटमेंट है हेमी स्फेरिकल हेड टू सेल बेल। तो यहाँ पर ये क्या है, हेमी स्फेरिकल टू हेड एंड सेल, ये जो ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट, ये क्या है, हेड टू सेल का ट्रांजिशन, ये ज्वाइंट हेड और सेल को मिलाता है। तो अगर ये हेमी स्फेरिकल है, क्या है, हेमी स्फेरिकल हेड है, तो ये ज्वाइंट हमारा किस कैटेगरी में आएगा, कैटेगरी ए में आएगा। इस तरीके का ज्वाइंट याद रखिएगा, हेमी स्फेरिकल हेड रहेगा और सेल के साथ ज्वाइंट होगा तो कैटेगरी ए में आएगा। तो आई थिंक कैटेगरी ए आपको पूरी तरह क्लियर हो गया होगा कि कैटेगरी ए क्या है। अब हम चलते हैं आपको लेकर कैटेगरी बी के तरफ।
कैटेगरी बी में हम बताते हैं आपको कैटेगरी बी, चूंकि लॉन्गिट्यूडनल पे ज्यादा स्ट्रेस था इसलिए उसको मैं रखा कैटेगरी ए में। अब कैटेगरी ए बी में उससे थोड़ा कम स्ट्रेस मीन्स सरकमफेरेंशियल पे लगेगा, तो सरकमफेरेंशियल को सारे सरकमफेरेंशियल को कैटेगरी बी में रखा। कैटेगरी बी वेल जॉइंट्स। इसमें पहला स्टेटमेंट क्या है? all circumferential wells, butt wells. I'm talking about the butt wells. All circumferential wells in cell and nozzles. तो देखिए हमने आपको बताया था कि ये सेल में ये क्या है? सरकमफेरेंशियल वेल्ड, एक, दो और तीन, ये क्या है? सरकमफेरेंशियल वेल्ड। ये सरकमफेरेंशियल जॉइंट्स ऑल सेल में ये ऑल सरकमफेरेंशियल बेल्ट्स इन सेल एंड नोजल। तो ऑल सरकमफेरेंशियल क्या हो गया? बेल्स, सेल एंड नोजल। यहाँ पर नोजल में नहीं, मान लीजिए कि यहाँ पर एक नोजल में ये नोजल में, तो ये सब किस कैटेगरी में आ जाएगा? कैटेगरी बी में आ जाएगा। ये कैटेगरी बी में आ जाएगा, ये कैटेगरी बी में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको हम बाद में बात करेंगे सेकेंड स्टेटमेंट में। देखिए वो समझ में आया? दूसरा दूसरा बोल रहा है head to cell joint, head to cell joint, head to cell joint other than hemispherical, other than hemispherical head, अगर वो हेमीस्फेरिकल हेड नहीं, यहाँ पर हमने बताया कि आपको ये हेमीस्फेरिकल हेड है, तब तो कैटेगरी ए में आया। अगर ये हेमीस्फेरिकल हेड नहीं है, ये क्या है? ये जो है वो हेम नॉट ए हेमीस्फेरिकल, इलिप्सॉइडल हेड है, नॉट ए hemispherical head, means this is ellipsoidal और अदर हेड्स हैं। तो इस केस में जो ये जॉइंट्स जो आएगा, ये जॉइंट्स जो आएगा वो किस में आएगा? कैटेगरी बी में। क्या बताए थे? ये जॉइंट्स हमारा कैटेगरी बी में आएगा। हेड टू सेल जॉइंट्स अदर देन हेमिस्फेरिकल हेड, वो कैटेगरी बी में आएगा। तो आपको आई थिंक कि कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी बोथ क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कैटेगरी सी में क्या है। कैटेगरी सी वेल्ड, कैटेगरी सी में हम किसको रखते हैं? पहला स्टेटमेंट में ऑल फ्लैंज weld, all flange weld joints,
और फ्लैंज बेल जॉइंट्स, अगर हम 7 सीट को ऑन करें तो यहाँ देखिए ये जो फ्लैंज के साथ ये ज्वाइंट किया हुआ, ये जो ज्वाइंट है ये फ्लैंज हो गया, ये पाइप हो गया, ये फ्लैंज हो गया, ये पाइप हो गया, ये फ्लैंज हो गया, ये पाइप हो गया। तो इस टाइप का जितना भी ज्वाइंट है वो कैटेगरी सी में आता है। ये किस में आएगा? कैटेगरी सी। आप थोड़े से ध्यान रखिए, पूरा इजी है कि ऑल फ्लैंज बेल ज्वाइंट जितना भी है वो कैटेगरी सी में आएगा। ठीक है, ऑल फ्लैंज बेल ज्वाइंट्स कैटेगरी सी में आएगा। चलिए अब हम कैटेगरी डी के बारे में बात करें। चौथा क्या है? कैटेगरी डी, वेल्ड जॉइंट्स। इसका स्टेटमेंट है कि ऑल नोजल अटैचमेंट weld joints means, अगर हम C7 को ऑन करते हैं तो देखिए ये नोजल जो है ये यहाँ पर अटैच किया गया है, नोजल ये यहाँ पर अटैच किया गया है नोजल, और ये यहाँ पर अटैच किया गया है। तो ये जितने भी जॉइंट्स हैं ना ये कैटेगरी डी में आता है। ये किस में आएगा? कैटेगरी डी में। स्टेटमेंट क्या था हमारा? स्टेटमेंट था ऑल नोजल अटैच्ड बेल ज्वाइंट। जो सेल के साथ जो भी नोजल अटैच हो रहा है, सेल के साथ जो भी नोजल अटैच हो रहा है वो अटैचमेंट सारे के सारे कैटेगरी डी में आते हैं। ये सारे के सारे कैटेगरी डी में आते हैं। चलिए अब हम आपको एक एसएमई का एसएमई सेक्शन ए डिवीजन 1 का बेल्ट कैटेगरी आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए ये है हमारा एसएमई, ये एसएमई का लिया गया है फोटो एसएमई से। तो देखिए इसमें हमने पहले बताया था कि ऑल सेल लॉन्ग सी कैटेगरी है। देखिए यहां से यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, आपको यहां तक क्या है? एक सेल पार्ट है। तो इसमें लॉन्ग सिम ए, ये एक लॉन्ग सिम कैटेगरी ए में है, ये लॉन्ग सिम कैटेगरी ए में है, ये लॉन्ग सिम क्या है? कैटेगरी ए में है, ये ए में है, ये। तो जितना भी लॉन्ग सिम है सेल और नोजल, नोजल का देखिए ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये कैटेगरी ए में है, और नोजल देखिए यहाँ पर ये कैटेगरी ए में है। तो ये है, आपको समझ में आया? ये क्या है? कैटेगरी ए। तो हमने बताया था सेल नोजल का लॉन्ग सिम कैटेगरी ए में। और दूसरे बताया था ऑल डिस्क का जॉइंट जो है हेमीस्फेरिकल है। ऑल डिस्क का जॉइंट, सॉरी, ऑल डिस्क जॉइंट, ये देखिए ये जॉइंट, ये जॉइंट, ये जॉइंट और ये जॉइंट, ये क्या है? कैटेगरी ए में।
डिस्क का जितना भी ज्वाइंट, अलग डिस्क को हटा लीजिए और उस डिस्क को देखिए तो ये कैटेगरी है। और ये हमने बताया था कि अगर हेमी स्फेरिकल है दिस टू सेल, तो वो ये इंटर जो ज्वाइंट किया जाता है सेल टू डिस्क, ये कैटेगरी ए में आएगा। अदर देन दिस कैटेगरी बी में आएगा। चलिए दूसरी बात आपका चलता है कैटेगरी बी के लिए। तो कैटेगरी बी में हम क्या देखें कि ऑल सर्कमफेरेंशियल ज्वाइंट सेल एंड नोजल। देखिए सेल का एक, ये सेल टू डी सेल, ये सेल का है 1 2 3 4, ये सारा क्या है कैटेगरी बी में है। देखिए यहाँ पर पाइप टू फ्लैंज कैटेगरी बी, कैटेगरी बी, यहाँ भी कैटेगरी, ये जॉइंट सर्कमफेरेंशियल एंड कैटेगरी बी। तो ये यहाँ से भी क्लियर हो गया। अब कैटेगरी सी के लिए हमने बताया था कि फ्लैंज ज्वाइंट, ऑल भी फ्लैंज ज्वाइंट, मतलब 1 2, ठीक है 3 4 5 और 6, इस फिगर में 6 कैटेगरी सी का बताया। अब कैटेगरी डी, जो नोजल अटैच करता है सेल पर, 1 2, यहाँ पर आइए कहाँ 3, और यहाँ पर 4। तो इस तरीके से आपका पूरा कैटेगरी को हमने डिफाइन कर दिया। आपको बहुत आसानी से यह समझ में आना चाहिए। अगर आपको कोई किसी तरह का दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें बताइएगा, हम उसको डिस्क्राइब करेंगे, आपको कमेंट में बताएंगे। ठीक है, अब चलिए हम आपको एक स्मॉल ब्रीफ और देते हैं कि अगर कि व्हाट इज रिलेशन बेल जॉइंट कैटेगरी, जॉइंट इफिशिएंसी एंड रेडियोग्राफी, कि कैसे कोरिलेट करेंगे, कोरिलेशन, कोरिलेशन between well joint category efficiency and radiography। ये कोरिलेशन है। तो देखिए एज पर एसएमई सेक्शन 8 डिवीजन 1 UW3 के अनुसार आप कोरिलेशन जानिए। Here there are 4 sort of radiography as per ASME. As per ASME, there are 4 type of RT sorts of RT। रेडियोग्राफी का 4 तरीके का शॉर्ट। कौन कौन सा शॉर्ट है? पहला शॉर्ट है RT1, दूसरा है RT2, तीसरा है RT3, चौथा है RT4। ये 4 तरीके का शॉर्ट है। अब देखिए 4 तरीके के शॉर्ट में उसने क्या किया कि शॉर्ट 1 एंड 2, इसका जॉइंट एफिशिएंसी जो है, इसका जॉइंट एफिशिएंसी 1 है। कितना है? 1। इसका जॉइंट एफिशिएंसी 1। RT3 का जॉइंट एफिशिएंसी JE, इसका क्या है? 0.85 है।
और इसका ज्वाइंट एफिशिएंसी जेई इसका कितना है 0.70। ये ज्वाइंट एफिशिएंसी है। अब जो अच्छा होना चाहिए, जो जिस वेल्डिंग का स्ट्रेंथ अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उस पर ज़्यादा प्रेशर लगता है, तो उसी को ये ज्वाइंट एफिशिएंसी 1 दिया गया, क्योंकि उसका 100% रेडियोग्राफिक टेस्ट होता है, 100% टेस्ट होता है, ताकि उसमें प्योरिटी अच्छा हो, इम्प्योरिटीज ना हो, ताकि फर्दर उसमें क्रैक ये वो वगैरह ना आए। तो इसके लिए इसको कैटेगरी ए एंड कैटेगरी डी, दो टाइप के बेल्ट कैटेगरी को ज्वाइंट इफिशियंसी 1 के अंतर रखा गया, जिसमें RT1 RT2 करता है, और ये 100% रेडियोग्राफी होता है। इसका क्या होता है 100% रेडियोग्राफी। अब आप ज्वाइंट देख के समझ सकते हैं कि किस ज्वाइंट का हमको वेल्डिंग अच्छे से करना चाहिए, ताकि हमको रेडियोग्राफी टेस्ट पास कराना है। रेडियोग्राफी टेस्ट पास नहीं करेगा तो फेल हो जाएगा, ज्वाइंट फेल हो जाएगा, फिर से काटिए, फिर से बेल्ट करिए। तो कैटेगरी ए में जितना भी फॉल करता है और कैटेगरी डी में जितना भी फॉल करता है वेल्डिंग, उसका हमें 100% आरटी करना है, इसलिए उसकी वेल्डिंग का क्वालिटी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। दूसरी बात, ये जो है इसको कैटेगरी बी का जो भी ज्वाइंट है, कैटेगरी बी का जो भी ज्वाइंट है, एंड कैटेगरी सी, कैटेगरी बी एंड सी को 0.85 मीन्स स्पॉट, इसको क्या होता है स्पॉट रेडियोग्राफी, स्पॉट रेडियोग्राफी। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा जो है ए बी सी डी जो कैटेगरी है, उससे हमारा आरटी को रिलेट कर दिया, और उससे हमारा ज्वाइंट इफिशियंसी भी हमको मालूम हो गया। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इससे मिला होगा। अगर आप इससे कुछ बेनिफिट पाए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के बीच बताएं, ताकि हमें और हौसला मिले, और हम इसी तरह आपके लिए अच्छा अच्छा वीडियो बनाकर लाएं। थैंक यू वेरी मच, आपको हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।